गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो रही थी, तभी इतिहास में एक मंच पर एक नई ताकत उभर रही थी। 1290 एडी के आसपास जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता संभाला और दिल्ली में एक नई युग की शुरुआत हुई, जिसे हम खिलजी डायनेस्टी कहते हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था कि जो मामलुक वंश का जो अंतिम शासक हुआ, कैकुबाद और क्यूमर्स क्यूमर्स जो मात्र 3 साल का था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर और खिलजी डायनेस्टी की नींव रखा। तो दोस्तों, खिलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो 1290 से लेकर के 1320। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो सबसे बड़ा जो शासन हुआ दिल्ली सल्तनत पर, वो तुगलक सखी था या तुगल सखी, तुगलक सखी या तुगल सखी। तो सबसे ज्यादा समय तक जो शासन किया वो तुगलक डायनेस्टी, और फिर इसके बाद गुलाम डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी, और क से कुछ नहीं, फिर स से जो था सैयद डायनेस्टी, और ख से खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी सबसे छोटा शासन काल होता है, मात्र 30 सालों का। जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का स्थापना करता है, और ये लगभग 70 साल का रहता है जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से लेकर के 96 के बीच में। और इसने क्यूमर्स की हत्या किया, जो मामलुक डायनेस्टी का जो सबसे सबसे अंतिम शासक हुआ, क्यूमर्स। और फिर इसने बाद में एक ईरानी सूफी सेंट का हत्या किया, जो सिद्दी मौला था। और इस काल में दिल्ली पर जो है मंगोलों का आक्रमण हुआ जलालुद्दीन खिलजी के समय में। और इसका एक भतीजा है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी को इसने क्या किया, यूपी में कारा मनिकपुर का सूबेदार बनाया। तो यूपी के क्षेत्र में जो एक जगह है कारा मानिकपुर, तो वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया जलालुद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका भतीजा, और बाद में फिर इसका दामाद बन जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी को इसने देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, साउथ इंडिया में। तो हम लोग पहले भी पढ़े थे कि देवगिरी जो यादव डायनेस्टी का था, राजधानी देवगिरी। तो वहाँ का जो शासक होता है रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव जो है वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे बहुत सारा धन लूटता है, और यहाँ से धन लूट करके वापस चला जाता है अपना, जहाँ ये सूबेदार बनाया जाता है, कड़ा कड़ा मानिकपुर में। और कड़ा मानिकपुर में जब यह बात पता चलता है जलाउद्दीन खिलजी को कि अलाउद्दीन खिलजी को धन लूटा, और बहुत सारा जब धन लौटा, तो इसने वापस जो है जलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन से मिलने जाता है कड़ा मानिकपुर में। और कड़ा मानिकपुर में धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने जलाउद्दीन की हत्या कर देता है खंजर भोग करके। और फिर उसकी गर्दन काट करके थाल में और तलवार में लटका करके दिल्ली पहुंचता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है और खुद को दिल्ली सल्तनत का शासक घोषित करता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अब देखते हैं। तो 1296 से लेकर के 1316 एडी है। तो पूरे दिल्ली सल्तनत में जो है जो तीन जो शासक हो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बलबन, दूसरा खिलजी डायनेस्टी का अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा तुगलक डायनेस्टी का मोहम्मद बिन तुगलक। और जब मुगल पढ़ेंगे तो अकबर। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका ओरिजिनल नाम है अली गुशप। और जब जलाउद्दीन खिलजी इसके चाचा के काल में जब रहता है, तो इसे नियुक्त किया जाता है मानिकपुर का सूबेदार। और इसने स्वयं एक टाइटल एज्यूम करता है सिकंदर सानी का, जिसे हम लोग द्वितीय सिकंदर या सिकंदर टू कहते हैं। तो सिकंदर टू किसे टाइटल दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठता है, तो खलीफा की सत्ता, जो उस समय जो खलीफा ट्रेडिशन चलता आ रहा था, बताया था मैंने 4 खलीफा ट्रेडिशन, रासुद्दीन, फिर इसका दुमैया परंपरा, फिर अब्बासिड, और फिर फातिमी। तो वहाँ जो खलीफा का जो परंपरा जो चल रहा था अब्बासिद का, तो उसने खलीफा परंपरा को सत्ता को मान्यता तो दिया, लेकिन इसने व्यावहारिक रूप से इसने फॉलो नहीं किया। और खलीफा का जो वर्चस्व था उसे दरकिनार करके इसने खुद का एक नया धर्म बनाया। तो इसने एक नया रिलीजियस रिफॉर्म लाया, जो
नया रिलीजन बनाया। और दिल्ली सल्तनत के सभी शासक जो होते थे तो वो खुतबा अपने नाम का पढ़वाता था, मतलब जो खलीफा का जो नाम होता था उसमें इंक्लूड किया जाता था ईश्वर के साथ। तो इसने खुतबा पढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसने खलीफा पद की जो मान्यता था इसने स्वीकार पूरी तरीके से नहीं किया था। वर्चस्व जो खलीफा का था उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसने एक नया रिलीजन बनाया और इस रिलीजन को क्या किया, धर्म और राजनीति को अलग कर दिया। बोला कि इस्लाम धर्म में जो है ये खलीफा का जो पद है, अपने राजनीतिक हस्तक्षेप के वजह से धर्म में इन लोगों ने क्या किया, राजनीति कर दिया। तो इसलिए इसने धर्म और राजनीति को अलग करने का कोशिश किया और एक नया धर्म ही बनाया। हालांकि यह नया धर्म जो है वो असफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसने जो है कई सुधार किए। पढ़े लिखे होने के नहीं होने के बावजूद भी इसने कई सुधार किए। पूरे मिडिएबल पीरियड में दो ऐसे शासक जिसने पढ़ा लिखा नहीं था, एक अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा अकबर। और सुधार के मायने में सबसे अत्यधिक खिलजी और अकबर ने ही किया। अलाउद्दीन जो है ये सिकंदर की तरह महत्वाकांक्षी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो इसने क्या किया, मिलिट्री में कई सुधार किया ताकि हम साम्राज्य का विस्तार कर सके अपने। तो इसने मेंटेन किया एक स्टैंडिंग आर्मी, एक लार्ज आर्मी सेटअप कर रखा था। इसने क्या किया कि दाग सिस्टम और हुलिया सिस्टम शुरुआत किया। और सेना जो होता था उसका हुलिया एक ड्रेस कोड बनाया जाता था ताकि पहचाना जा सके कि यह जो घोड़ा है, यह जो सेना है, यह सेनापति है। नहीं तो इसमें बहुत सारे क्या होता था, सेना में काला बाजारी होता था। तो इस सेना को लेकर के उसने सोल्जर्स का क्या किया कि हुलिया या ड्रेस कोड, चेहरा पहले इसका एक, जैसे आज के समय में किसी सेना का हम क्या करते हैं, जैसे फोटो साइज का ले लेते हैं, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर एक हुलिया डिसाइड किया गया सेनापति लोग का। और फिर जो घोड़ा होता था तो उस पर दागा गया, एक ब्रांड बनाया गया कि यह घोड़ा जो है इस सेनापति का है। तो दाग सिस्टम शुरुआत किया गया। और इस मिलिट्री सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इसने नगद में वेतन देना शुरू किया, कैश के फॉर्म में। जबकि पहले जो है इक्ता लैंड दिया जाता था, तो इस इक्ता लैंड को समाप्त कर इसने नगद वेतन देना शुरू किया। लैंड सेनापति को अब नहीं मिलेगा, तो उसके जगह पे नगद दिया जाएगा। और मंगोल का आक्रमण सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय में होता है। लगभग 6 बार यहाँ पे अटैक होता है, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है इसमें सफल रहता है, मंगोलों को इसने रोकने के लिए सफल रहता है। इसमें कई 2 से 3 हजार मंगोल दिल्ली पर आकर के आक्रमण करता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है ये पूरे मंगोल आक्रमण को इसने नष्ट कर देता है। और इसमें कई मंगोल जो यहाँ पे आता है दिल्ली में और यहीं पर बस जाता है। और फिर ये दिल्ली में ही एक आज में एक शहर है, मंगोलपुरी शहर। तो दिल्ली में आज भी हमें देखने को मिलता है मंगोलपुरी शहर। यहाँ मंगोल आके बस गए और फिर ये लोग धीरे धीरे क्या हुआ, इसी में मिक्सअप हो गया भारतीय संस्कृति में। खिलजी जो है इसने जासूस नियुक्त कर रखा था, बारीदर मुनियास। ये मिलिट्री सिस्टम और फिर जितने भी इसने रिलीजियस सिस्टम या फिर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म जो लाया था, तो उसने जासूस के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करता था और ये जा करके खिलजी को बता देता था। या तो मिलिट्री में किसी प्रकार का ब्लैक मार्केटिंग होता था घोड़े को लेकर के या सेनापति को लेकर के, तो ये रिपोर्ट हमेशा किसे देता था, तो खिलजी को देता था। तो बारीदर मुनियास एक तरह का स्पाई है, इंटेलिजेंस और सीक्रेट स्पाइस है। खिलजी का सैन्य व्यवस्था अत्यधिक मजबूत था, इसलिए इसने साम्राज्य का विस्तार अत्यधिक बड़े स्तर पर पहुंचाया। तो इसने सबसे पहला क्या किया कि एग्रेसिव पॉलिसी को अपनाया। और इस एग्रेसिव पॉलिसी को अपनाया ताकि अपने साम्राज्य में धन मजबूत किया जा सके, धन प्राप्त कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया जा सके और मिलिट्री पावर जो है को उसे सैन्य शक्ति में क्या किया जा सके, वृद्धि किया जा सके। तो इसलिए इसने एग्रेसिव इंपीरियल पॉलिसी को अपनाया। तो इसने सबसे पहले उत्तर भारत में अटैक करना शुरू किया। तो कई फेमस इसने उत्तर भारत में अटैक किया। तो इसमें जो सबसे मेजर है, पहला गुजरात पे इसने अटैक किया 1299 एडी में। और यहाँ का जो शासक था, बघेल का जो शासक था गुजरात के समय में, तो वो राय करण देव थे।
और उनकी रानी का नाम कमला देवी। अलाउद्दीन ने उल्लुग खान और नुसरत खान को, अपने सेनापति जो इसका था नुसरत और उल्लुग खान को, इसने गुजरात भेजा, बघेल के रीजन में, बघेला, और वहाँ का जो शासक था राय करण देव के साथ युद्ध होता है। और नुसरत खान जो है इस युद्ध में मलिक कफूर, एक वहाँ पे एक सेनापति रहता है मलिक कफूर दास रहता है, तो उसे 1000 दिनार में खरीदता है, क्योंकि इस गुजरात के क्षेत्र में वो बहुत बेहतर ढंग से लड़ रहा होता है, तो उससे 1000 दिनार में उसे खरीद लेता है मलिक कफूर को। और ये एक तरह का किन्नर होता है। जब उल्लुग खान और नुसरत खान गुजरात के क्षेत्र पे जब कब्जा कर लेता है, तो यहाँ की रानी कमला देवी को उठा करके दिल्ली ले आता है और दरबार में सौंप देता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी हमेशा ऐसा करता था कि जब भी किसी साम्राज्य को जीतता था तो वहाँ की रानी या राजकुमारी को उठा ले आता था दिल्ली। और फिर 2 साल के बाद 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर इसने आक्रमण किया, अभियान चलाया। तो यहाँ का राजपूत रूलर हमीर देव है। तो नुसरत खान और हमीर देव के बीच में युद्ध होता है और नुसरत खान की हत्या हो जाता है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे जीत राजपूत रूलर्स हमीर देव को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे इस युद्ध का माहौल बदल जाता है और फाइनली विक्ट्री हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी जो है किस प्रकार गुजरात और रणथंभौर की किला पर कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद चित्तौड़ अभियान करता है 1303 में, लगभग फिर से 2 साल के बाद, सब 2-2 साल का गैप है। ये फेमस 1303 यहाँ पे चित्तौड़ का अभियान चलाता है। यहाँ का शासक राजा रतन सिंह होते हैं, राणा रतन सिंह, और यहाँ इनकी जो महारानी हुई रानी पद्मवती या पद्ममिनी। और भारत में कई ऐसे किला होते थे जो बहुत हाइट पे बनाया जाता था और उस पर अटैक करना बहुत मुश्किल होता था। तो उसमें से एक चित्तौड़ का किला भी था। रणथंभौर का किला पे भी अटैक करना मुश्किल था, और फिर ग्वालियर का किला ये भी बहुत हाइट पे बनाया था, यहाँ पे भी अटैक करना बहुत मुश्किल होता था। तो चित्तौड़ का किला पे अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं गया। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को किसी ने बता दिया था कि यहाँ पर उत्तर भारत में एक सबसे सुंदर महिला पद्मवती का जिक्र करता है। कई इतिहासकार बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को पाना चाहता था, इसलिए इस चित्तौड़ के किले पर इसने युद्ध किया। तो इसने क्या किया कि पूरे चित्तौड़ के किला पे घेराबंदी लगा के रहा। लगभग 6 महीना तक इसने घेराबंदी लगा के रखा कि कब दरवाजा खुले तो हम इसके बाद अटैक यहाँ पे करेंगे। जब चित्तौड़ का किला खुला, उसमें उसके जब किला हमेशा कई दिनों तक खुलता था बाद में, क्योंकि वहाँ की फूड सप्लाई जो होता था जब कम हो जाता था तो फिर वो किला को खोला जाता था, और किले बहुत बड़े बड़े होते थे। तो यहाँ पे जब किला खुला तो अलाउद्दीन खिलजी का सेना और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं ने क्या किया, यहाँ पे इस किले के अंदर में घुस गया और धोखे से यहाँ पे राजा रतन सिंह को हत्या कर दिया। और जब यह बात पद्मावती को पता चला कि यहाँ पे युद्ध हो गया, तो यहाँ पे पहले कुंड सजाए जाते थे, अग्नि कुंड, एक जौहर कुंड बनाया जाता था जो पूरी तरीके से यहाँ पे आग लगा दिया जाता था, बड़े बड़े कोयले डाल करके यहाँ आग लगा दिया था। जब इसके जौहर कोई करता था तो इसमें जब कोई स्त्री चली गई अंदर तो फिर वो दोबारा आ नहीं सकते थे, सीधा वहाँ उसकी डेड बॉडी, उसका जो मृत्यु हो जाता पूरा जल जाता था, कुछ भी उसका शरीर का कोई भी हिस्सा बचता नहीं था। तो इस कुंड में जब देखिए कि जब युद्ध हुआ तो अब लास्ट उपाय तो एक जौहर है, राजपूतों में एक जौहर जो थी यह आन बान शान की कहानी थी। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जब कक्ष में पहुँचता है तो उसे पहुँचने से पहले पद्मावती जो है एक संदेश लिखती है और फिर इसके बाद जौहर करती है। तो उस संदेश में लिखती है कि मेरी सूरत को किसी सूरत को खिलजी पा नहीं सकता, या भोजन है शेरों का तो कुत्ता खा नहीं सकता। और इस संदेश को लिख करके और फिर इसके बाद उस जौहर कुंड में चली गई। और जौहर कुंड जो होता था यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचता था। तो ये क्योंकि राजा रतन सिंह की मृत्यु हो गया, तो इसके बाद जो है जब खिलजी जब उसके कक्ष में पहुंचता है तो इस संदेश को पढ़ता है और फिर ये इसकी जानकारी हमें मलिक मोहम्मद जैसी नामक पुस्तक में मिलता है, जो पद्मावत जो एक बुक है 1540 में लिखता है बाद में। तो कई इतिहासकार यहाँ पे मतभेद भी है इन लोगों के बीच में, कि इतिहासकार मानते हैं
कि एक मूवी बना था पद्मावती मूवी। अब पद्मावती मूवी में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को यहाँ कुछ रोमांटिक सीन दिखलाया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी का रोल निभाया था रणवीर सिंह, और पद्मावती का दीपिका पादुकोण। तो दोनों के बीच में कुछ रोमांटिक सीन था, इसे लेकर के विवाद हो गया राजपूत सेनाओं के बीच में। करनी सेना जो थे ये विरोध करने लगे इस मूवी को लेकर के, कि इतिहास को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो फिल्म डायरेक्टर ने क्या किया, इस मूवी का पद्मावती मूवी से नाम बदल के पद्मावत कर दिया। तो अब तक का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है चित्तौड़ के किले में। जब ये जौहर जब किया गया था, लगभग 15,000 यहाँ पे स्त्रियां जौहर की थी। इस प्रकार चित्तौड़ के किले पर भी खिलजी का कब्जा हो गया। तो पहले गुजरात पर, फिर इसके बाद रणथंभौर पर, फिर इसके बाद चित्तौड़ का किला, इसके बाद नेक्स्ट मालवा पे इसने अभियान चालू करेगा। अब मालवा का शासक, यहाँ का शासक जो महलाक देव होता है, और इस पर भी ये इसने क्या करता है, कब्जा कर लेता है 1305, ये भी 2 साल के बाद में। तो किस प्रकार हम लोगों ने देखा, पहले गुजरात पे, फिर इसके बाद रणथंभौर, फिर चित्तौड़। और चित्तौड़ में जब किया तो इसने जब कब्जा किया तो यहाँ इसने अपने बेटे के नाम पर इस चित्तौड़ के किले का नाम बदल दिया और रखा खिजराबाद, क्योंकि इसके बेटे का नाम था खिज्र खान। तो इसने चित्तौड़ के किले का नाम रख दिया खिजराबाद। तो इस प्रकार उत्तर भारत में इसने क्या किया, अपना एक्सपेडिशन बड़े स्तर पर बढ़ा दिया। और फिर इसके बाद इसने साउथ इंडिया में अभियान चालू करेगा। तो सबसे पहला साउथ इंडिया में वारंगल का क्षेत्र, जो तेलंगाना का रीजन है। हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था काकतीय डायनेस्टी, कहाँ, जिसकी राजधानी वारंगल थी। फिर इसके बाद द्वार समुद्र, जो होयसल डायनेस्टी था, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र या हैलेविडु था। फिर इसके बाद देवगिरी का कैंपेन चलाएगा। यहाँ जो वंश रहेगा यादव डायनेस्टी, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। और मदुरई पे एक्सपेडिशन करेगा, जो पांड्या किंगडम रहेगा तमिलनाडु के क्षेत्र में। इस चारों क्षेत्र को, साउथ इंडिया का जो चारों क्षेत्र है, खिलजी का इस पर कब्जा हो जाएगा। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं काकतीय डायनेस्टी, होयसल डायनेस्टी, यादव डायनेस्टी और पांडव किंगडम, ये चारों हम लोग पढ़ लिए। और होयसल की एक विशेषता था कि यहाँ पे जो मंदिर बनते थे वो स्टार लाइक बनते थे, स्टार लाइक के फॉर्म में बनते थे ये, जिसे स्टिलेट प्लान कहते थे। और ये किस शैली में बनाया जाता था, तो बेसर शैली में। ये कर्नाटक के रीजन में है। तो डेक्कन के क्षेत्र में जो बेसर शैली, जो नागर शैली और द्रविड़ियन शैली, दोनों का जो मिक्सअप था, तो वो बेसर शैली कहलाया। अब बेसर शैली का सबसे ज्यादा जो मंदिर है वो कर्नाटक के रीजन में ही है। तो इस प्रकार उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों पर इसने क्या किया, अपना कैंपेन सफल बनाया, क्योंकि इसके पास एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी था। यह जो मिलिट्री कनकेस्ट है, इसकी जानकारी हमें अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतू में लिखा हुआ है, कि अलाउद्दीन खिलजी किस तरीके से उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीता। तो इसकी जानकारी हमें अमीर खुसरो की पुस्तक तारीख अलाई या फिर खजाइन उल फुतू, इस पुस्तक में हमें जानकारी मिलता है। इसके बाद इसने कई आर्थिक सुधार किया। तो पहला, इसने मार्केट कंट्रोल करने के लिए इसने 4 सेपरेट मार्केट बनाया। पहला मार्केट जो मंडी कहलाया, मंडी, इस मंडी में ग्रेन्स मार्केट था, ये यहाँ अनाज से मिलता था। तो एक सेटअप किया अनाज वाला मार्केट, और एक सेटअप किया इसने सराय अडल मार्केट, जहां पे कपड़ा, चीनी, ड्राइड फ्रूट्स, ऑयल्स, बटर, ये सब चीजें यहाँ मिलता था सराय अदल मार्केट में। और यहाँ पे कपड़ों का बाजार लगता था। इस कपड़ों का बाजार को रेगुलेट करने के लिए एक रईस परवाना नाम का ऑफिसर नियुक्त किया जाता था, जो लाइसेंस देता था मर्चेंट लोग को। तो जो कपड़ा वगैरह बेचता था या फिर चीनी, बटर, ये सब जो बेचता था, तो उसे एक परमिशन लेना होता था। तो इसकी परमिशन राय से परवाना देता था। तो ये क्लोथ्स मार्केट का जो रेगुलेटर हुआ, रई से परवाना हुआ। इसके बाद जो है, इसने मवेशी का एक बाजार लगाया, जहां पर सिर्फ और सिर्फ वहां जानवर मिलेंगे। तो वहां पर, वहीं पर कुछ जानवर मिल जाते थे, जैसे घोड़े वगैरह ये सब, और फिर कुछ वहीं पे दास मिलते थे, स्लेव्स मार्केट कहलाता था। और चौथा जो एक मिसलेनियस कॉमोडिटीज का यहाँ पर व्यापार होता था, मार्केट लगता था। ये लग्जरियस आइटम जो होता था, जैसे कालीन वगैरह, बड़े बड़े जो लग्जरियस सामान होते हैं, वो यहाँ पे मिलता था।
तो 4 प्रकार का मार्केट था। पहला मंडी था, दूसरा सराय अदल, तीसरा मवेशी बाजार था और चौथा लग्जरियस आइटम के लिए था। और इसने जो गुड्स था इसका एक फिक्स्ड प्राइस रखा गुड्स का। और इन चारों को देखने के लिए, ताकि काला बाजारी ना हो सके, तो इस चारों को अलग अलग मार्केट में एक सहना ए मंडी ऑफिसर नियुक्त किया जाता था। सहना ए मंडी। और ये चारों क्या करते थे, देखते थे कि कौन ढंग से जो है अपना काम नहीं कर रहा। मान लेते कोई किसी का वेट एंड मेजर्स माप तौल करना है, और यदि वो माप तौल में कमी करता था तो कहा जाता है कि इसने बहुत हार्ड पनिशमेंट रखा था अलाउद्दीन खिलजी। यदि मान लेते हैं कि 100 ग्राम कम वो नापा है, नाप किया है 100 ग्राम कम, तो उस जिसने जो 100 ग्राम कम नापा है उसका वो कान काट लेता था 100 ग्राम का। और यदि 2-2.5 किलो कम नापा है तो उसने उसका हाथ काट लेता था। तो इस तरीके से जो है शरीर के हिस्से को वो काट लेता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। द हार्ड पनिशमेंट रखा था। और इस मार्केट एक्टिविटीज को देखने के लिए एक डेली रिपोर्ट्स तैयार करता था। और ये डेली जो बारिद और मुनियंस है, ये जाकर के अलाउद्दीन खिलजी के पास ये रिपोर्ट दे देता था। और किसी प्रकार का जब ये एक्टिविटीज यदि कोई गड़बड़ होता था तो वो जा करके सुल्तान को बता देता था। तो बारिद और मुनियंस। फिर इसके बाद इसने दूसरा सुधार किया, भूमि सुधार। इस भूमि सुधार में इसने सबसे पहला जो काम किया, ये मसाहत प्रणाली की शुरुआत किया। भूमि का मेजरमेंट किया, और जो भूमि जिसके पास रहता था तो उसका उपज का जो है वो 50% लेता था, 1/2 लेता था। कहने का मतलब जितना उपज हुआ उसका आधा हिस्सा सुल्तान के पास जाएगा। इस मेजरमेंट का जो यूनिट हुआ वो बिस्वा हुआ। तो बिस्वा एक प्रकार का यूनिट है मेजरमेंट का, लैंड मापने का एक यूनिट है। और इसने क्या किया, लैंड टैक्स कलेक्ट करने के लिए अमिल्स का सहायता लिया। तो अमिल्स को एक नियुक्त कर रखा था ताकि ये लैंड टैक्स क्या करे, कलेक्ट कर ले, और फिर वो जा करके डिपार्टमेंट में जमा कर दे। तो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाया गया था, दीवाने मुश्त खराज। तो एक मुश्त का पैसा वहां पे राजस्व विभाग था। ये तो जैसे हम लोग बोलते हैं एक मुश्त का पैसा, तो इसमें क्या करता है, राजस्व भुगतान या फिर भुगतान का जांच करता था। और जो कर वसूलने का काम करता था, तो ये किसका काम था, दीवाने मुश्त खराज का। और ये एक ऑफिसर है अमील्स, जो लैंड टैक्स को कलेक्ट करता था। और इसमें 5 प्रकार का टैक्स फेमस था। खिलजी के समय में 5 प्रकार का टैक्स था। पहला खराज था, तो डिपार्टमेंट का नाम भी था मुश्त खराज। तो ये लैंड टैक्स था जो उपज का 50% लिया जाता था। फिर इसके बाद खराज के बाद खुम्स या खम्स था। तो खुम्स में क्या होता था कि जब इसका सेनापति जब युद्ध करता था, साम्राज्य में जाकर के युद्ध करता था, तो वहां से जो धन लूटा जाता था, तो उस धन का 80% जो है सुल्तान को दिया जाता था, और 20% सेनापति खुद रखता था। तो ये खम्स नामक एक टैक्स था जो सेनापति को देना होता था। फिर इसके बाद जजिया टैक्स और जकात टैक्स लगा रखा था। जजिया लगता था हिंदुओं पर या फिर नॉन मुस्लिम्स पर, और जकात जो था ये मुस्लिम्स पे लगता था। उससे भी इसे क्या होता था, रेवेन्यू आता था। और फिर इसका घर्री और चर्री नामक 2 नए टैक्स को इसने क्या किया, लगाया। घर्री जो था घर पे लगने वाला टैक्स था, इसलिए इसे घरी कहा गया। तो एक तरह का होल्डिंग टैक्स या हाउस टैक्स था। आज भी हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, तो ठीक वैसा ही वहां भी घर्री। और चर्री मतलब जो जानवर जो चरते थे, तो उस पर भी टैक्स लगाया जाता था कि इस लैंड पर जानवर चरेंगे और यहाँ पे व्यवस्था करवा देगा, तो उसे हम लोग चर्री टैक्स कहते थे। तो फेमस जो सबसे ज़्यादा था वो खराज था। सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू टैक्स आता था वो लैंड से आता था, खराज से। तो 5 प्रकार का कर फेमस था। खिलजी ने क्या किया कि खुद मुकद्दम और चौधरी जो मीडिएटर था इसे समाप्त कर दिया। और यहाँ पे डायरेक्ट रेवेन्यू जो है, ये जो डिपार्टमेंट जो बनाया था, और सुल्तान खुद टैक्स वसूलता था। तो गांव का जो अधिकारी था खुद, तो खुद एक जागीरदार टाइप का था। और मुकद्दम जो था ये गांव का मुखिया होता था, हेड विलेज। और फिर चौधरी जो होता था एक साहूकार का होता था। तो इस पद को, जो मीडिएटर का जो पद था, इसने समाप्त कर दिया इन बिचौलियों को। और इस समय एक ट्रेडर्स क्लास था, बंजाराज। बंजाराज बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाया खिलजी के समय में। ये सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता था, जिसे हम लोग बंजारस कहें।
तो मेडिएवल पीरियड में जो है बंजारास जो है ये ट्रांसपोर्टर्स का काम कर रहा, एक ट्रेडर क्लास है। इसके बाद जो है खिलजी डायनेस्टी का आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आर्किटेक्चर जो है, इसका जो आर्किटेक्चर बनाने का जो स्टाइल है सेल्जुक स्टाइल है, सेल्जुक स्टाइल। जबकि इससे पहले जो ममलुक वंश था, स्लेव डायनेस्टी था, तो उसका आर्किटेक्चर तो ममलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था, जबकि खिलजी जो है सेल्जुक स्टाइल का है। तो ये इंपॉर्टेंट है सेल्जुक स्टाइल। तो इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, और फिर इसका जो आर्कुएटेड स्टाइल बनाया जाता था मेहराब की तरह, जो एक दरवाज़ा जो बनाया जाता है वो मेहराब की तरह बनाया जाता था। तो इस टाइप के हम लोग सेल्जुक स्टाइल कहते हैं। और फिर चूने का इस्तेमाल किया जाता था और मोर्टार का इस्तेमाल किया जाता। मोर्टार कहने का मतलब जब आर्किटेक्चर, जब बिल्डिंग्स हम बनाएंगे तो वहाँ पे मसाले का इस्तेमाल करता था, सीमेंट वगैरह का, छर्री का, ईंट का। तो इन सभी से मसाला बना करके, और ईंट का जुड़ैया होता था जिसे हम लोग मोर्टार कहते थे। तो इस सेल्जुक स्टाइल में बनाया गया जो है, तो इसने सारे जो आर्किटेक्चर बनाया वो दिल्ली में बनाया। तो अलाई दरवाज़ा बनाया जो कुतुब मीनार में है। तो कुतुब मीनार में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में एक दरवाज़ा बनाया गया जो आर्कुएटेड शेप का है, तो वो है अलाई दरवाज़ा। फिर इसके बाद इसने एक किला बनाया, सीरी का किला, दिल्ली में ही। और फिर एक अलाई मीनार बनाया जो हम लोग पहले भी पढ़े थे कि यह कुतुब मीनार से दुगना ऊंचा एक मीनार बनाना चाहता था अपने नाम का, अलाई मीनार, लेकिन यह बन नहीं पाया, अधूरा रहा। इसने पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स बनवाया, 1000 पिलों का एक महल बनाया दिल्ली में ही। और फिर हौज खास जो आज दिल्ली में है उसे डेवलप किया, उसमें कई पैलेसेस वगैरह को बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये 5 आर्किटेक्चर जो है अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। खिलजी के दरबार में एक फेमस कोर्ट पोएट रहता अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जो जन्म है ये यूपी के पटियाली क्षेत्र में, और ये एक पॉलीमैथ है, मल्टी डायमेंशन के क्षेत्र में इसका जानकारी है। ये पोएट भी है, स्कॉलर्स भी है, सेनापति भी है। तो ये पॉलीमैथ है। तो ये हिंदी भाषा और पर्शियन भाषा को दोनों को मिला करके ये एक भाषा डेवलप किया, जिसे हम लोग इसे तोते हिंद के नाम से जानते हैं, पैरट ऑफ इंडिया। तो इंडो पर्शियन एक स्कॉलर है, इसने आविष्कार किया तबला और सितार का। और कवाली का जनक भी अमीर खुसरो को बोलते हैं। तो कवाली जो है वो किस कवाली भी कहाँ से शुरुआत होता था? अमीर खुसरो से। और अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये चाहता था कि निजामुद्दीन औलिया से एक बार मिले। तो इसने संदेश भेजवाया खिलजी निजामुद्दीन औलिया को कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी मिलने से इनकार कर दिया। तो इसने भी संदेश भेजवाया निजामुद्दीन औलिया ने भी कि हम आपसे मिल नहीं सकते हैं। तो एक सुल्तान को ये बहुत खराब लगा। खिलजी ने फिर संदेश भेजवाया निजामुद्दीन औलिया को, और इसने बोला कि हम क्या करेंगे कि हम बिना बताए आपके निजामुद्दीन औलिया आपके पास आ जाएंगे। तो निजामुद्दीन औलिया बोले कि आप जब भी आएंगे तो आप सुल्तान हैं, जब भी आएंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा हमें, तो हमारे जो साथियां हैं वो बता देंगे आप यहाँ पर आ रहे हैं। तो निजामुद्दीन औलिया ने बोला सुल्तान को, खिलजी को, कि आप अगले दरवाजे से आएंगे तो हम पिछले दरवाजे से निकल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब इन द सेंस यह है कि निजामुद्दीन औलिया मिलने से इनकार कर देता है अलाउद्दीन खिलजी से। तो इतने बड़े सुल्तान को निजामुद्दीन औलिया जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। अमीर खुसरो जो है ये 8 सुल्तानों का काल में सर्व किया है, और जो लेकिन जो फेमस जो कोर्ट पोएट है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो ये बलबन से शुरू होकर के गयासुद्दीन तुगलक के बीच में लगभग 6 जो सुल्तान है उसको ने इसने सर्व किया और देखा। तो 8 सुल्तानों को इसने देखा। तो बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक, किस तरीके से बलबन के बाद कैकुबाद, क्यूमर्स, इस तरीके से जो है गयासुद्दीन तुगलक तक इस सुल्तान के में इसने क्या किया है, सर्व किया। लेकिन जो कोर्ट पोएट, जो मेजर जो कोर्ट पोएट है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अमीर खुसरो के कई पुस्तक है, लेकिन जो फेमस है खजाइन उल फुतह। ये खजाइन उल फुतह में ही बताया गया था कि किस तरीके से मिलिट्री कनकेस्ट जो अलाउद्दीन खिलजी का है
तो इसी में हमें जानकारी मिलता है। फिर नूह सिपहिर और फिर तुगलक नामा, ये 3 पुस्तक जो है फेमस है अमीर खुसरो का। और अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को अपने पुस्तक अलाउद्दीन खिलजी को खजाइन उल फुतूह में लिखा है कि यह जो अलाउद्दीन खिलजी है यह विश्व का सुल्तान है और जनता का चरवाहा है, मतलब जनता के प्रति इसने कई सुधार किया। 1316 एडी में अलाउद्दीन खिलजी का तबीयत खराब हो जाता है और फिर इसके बाद इसकी गद्दी पे बैठता है उसका बेटा मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो है 1316 से 1320 के बीच में, और ये जो हाफ माइंडेड रहता है, आधा ये पागल रहता है कि ये एक अयोग्य शासक रहता है। इसने ये क्या करता है कि हाफ माइंडेड रहता है, तो इसने जो अलाउद्दीन खिलजी जो कई सारे रिफॉर्म्स किया रहता है उस रिफॉर्म्स को इसने समाप्त कर देता है। और बर्नी बताता है अपनी पुस्तक में लिखता है मुबारक शाह खिलजी के बारे में कि ये मुबारक शाह खिलजी जो है कई बार दरबार में महिला का कपड़ा पहनकर और नग्न अवस्था में आ जाता था। तो दरबार में ये नग्न अवस्था में क्या करता था, आ जाता था और फिर इसके बाद दौड़ने लगता था दरबार में। और दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए उसने खलीफा पद को मान्यता दिया। तो इसने क्या किया कि खलीफा पद को पूरी तरीके से बोला कि खलीफा कुछ नहीं होता है, खलीफा मैं ही हूं। तो इसने स्वयं को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। तो दिल्ली सल्तनत के एकमात्र राजा जो स्वयं को खलीफा डिक्लेयर किया तो वो मुबारक शाह खिलजी। और इसके बाद जो है खुसरो शाह गद्दी पे बैठता है 1320 में। एक बहुत ही छोटा सा काल होता है 1320 में। खुसरो शाह खान ये मुबारक शाह खिलजी की हत्या करता है और गद्दी पे बैठता है खुसरो खान। और ये पहले हिंदू रहता है, इसने मुस्लिम धर्म को अपना लेता है। और इसने क्या करता है, गवर्नर नियुक्त करता है दीपालपुर का गाजी मलिक को, एक सूबेदार नियुक्त करता है गाजी खुसरो खान। और फिर यही गाजी मलिक जो खुसरो खान की हत्या कर देता है और यहाँ से फिर तुगलक डायनेस्टी का नींव पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट अगले सेशन में तुगलक डायनेस्टी को समझेंगे।